रमज़ान में ज़ाहिर सी बात है जब आप रोज़े रखते हैं तो आपको अपने न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना होता है। सहरी में आपने क्या खाना है, इफ्तार में क्या खाना है, कितना खाना है, उसमें कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ज़ाहिर तौर पर ये सुनने में थोड़े से हमें पेचीदा लगते हैं, लेकिन इसको हम ज़रा आसान ज़बान में आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे से हमारी गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर हमाला खान साहिबा हैं, माहिर ग़ज़ाइयात हैं। डॉक्टर साहब आपको वार्म वेलकम कहते हैं इस ट्रांसमिशन में। थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि आपके रोज़े माशाल्लाह अच्छे जा रहे होंगे और हम यही चाहते हैं कि आप जो हमारे नाज़रीन हैं उनके रोज़े भी किसी तरह से अच्छी तरह से गुजरवा दें, निकलवा दें, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारा जो कल्चर, हमारी सकाफ़त है उसमें ज़ाहिर हम थोड़ा खुश खुराक हैं, तो सहरी में भी बहुत बढ़ चढ़ के खा लेते हैं। इफ्तार में जब वो एकदम रोज़ा खुलता है तो खाने को ब्रेक लगाने के बजाय बस जो आ रहा है उसको खा लिया जाता है, आम फहम ज़बान में करके या आम तौर पर हम ये देखते हैं। तो आप ये बताइएगा कि मेरा ये बुनियादी मेरा अपना पर्सनल सवाल भी है कि जब सहरी करनी है तो ये जो एक मिथ बनी हुई है कि आप जितना ज़्यादा खा लें उतना ही आप रोज़े में सस्टेन कर सकते हैं, उतना ही रोज़ा आराम से निकल जाएगा, क्या इसमें कोई सदाकत है? क्या ये वाकई प्रैक्टिकल बात है कि आप जितना मैक्सिमम पानी है वो आप 5-6 गिलास एक बार में पी लेते हैं, 3-4 पराठे खा लेते हैं, 2-4 अंडे भी खा लेते हैं, इस तरह से? तो इज़ इट प्रैक्टिकल या फिर इसका इसमें ऑब्वियसली जब से हम लोग रमज़ान स्टार्ट होता है तो बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने जो ट्रेडिशंस उन्हें फॉलो करते आ रहे होते हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली ही चल रहे होते हैं कि हमने पिछले रमज़ान इस तरह से गुजारा, फिर इस तरह से गुजारा, तो थ्रू आउट द रमज़ान वो एक ही अपना जो पैटर्न है वो लेकर चल रहे होते हैं। जब कुछ गलत प्रैक्टिसेस हैं जो हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं जिनको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि आपने बात की कि हम लोग 5 से 6 गिलास पानी इकट्ठा पी लेते हैं। सबसे पहले हम पानी से स्टार्ट करें तो ये एक बहुत गलत प्रैक्टिस है। हमें चाहिए कि हम इफ्तारी से लेकर सहरी तक 8 गिलास पानी जो है वो कंज्यूम करें ग्रेजुअली। ऐसा नहीं है कि हमने रोज़ा खोला है तो हमने 2 से 3 गिलास पानी पी लिया और जब सहरी हम बंद करने लगे हैं तो हमने 3 से 4 गिलास पानी पी लिया। ये एक बहुत गलत प्रैक्टिस है। इससे कुछ नहीं होगा कि आपकी प्यास की शिद्दत जो है वो थ्रू आउट द डे कम रहेगी, उल्टा ये होगा कि आपकी किडनीज को ज़्यादा फंक्शन आउट करना पड़ेगा, वो ज़्यादा काम करेंगी और ज़्यादा आपकी बॉडी से पानी को बाहर निकाल रही होंगी। तो ये गलत प्रैक्टिस है। आप कोशिश करें कि इफ्तार से सहरी तक 8 गिलास पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब हम लोग ये कहते हैं कि जी इफ्तारी में जितना खा लिया जाए वो अल्टीमेटली हमारे पूरे दिन के लिए उतना अच्छा है। आप इफ्तारी में क्वांटिटी ओवर क्वालिटी का ख्याल रखें। क्वालिटी में हम जितनी अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करें होंगे, जितनी न्यूट्रिशनियस बेस्ड चीज़ें इस्तेमाल करें होंगे, वो अल्टीमेटली हमारे लिए उतना ही फ़ायदेमंद होंगी। जैसे कि दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। दही जो है उसके अंदर प्रोबायोटिक्स हैं हमारे पास, और प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो हमारी गट हेल्थ के लिए, हमारे स्टमक के लिए, हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि रमज़ान स्टार्ट हो जाता है तो मैदे के मसाइल साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं। हार्ट बर्न, एसिडिटी, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे इश्यूज जो है हमें थ्रू आउट फेस करने पड़ रहे होते हैं। सो कोशिश करें कि जैसे ही सहरी में आप दही का इस्तेमाल करें वो आपकी अल्टीमेटली सेहत के लिए अच्छा है। दही को आप कोशिश करें चीनी के बगैर इस्तेमाल करें, उसमें कोई एप्पल या किसी किस्म का फल डाल के इस्तेमाल करें। दही की लस्सी का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब लस्सी में बहुत सारे लोग चीनी ऐड ऑन कर लेते हैं, मक्खन ऐड ऑन कर लेते हैं, क्रीम्स ऐड ऑन कर रहे होते हैं उसके टेस्ट को फ्लेवरफुल करने के लिए। अगर आप उसको सिर्फ पानी में ब्लेंड करके इस्तेमाल करें तो वो आपकी प्यास की शिद्दत को भी कम करेगा, आपकी गट हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा और अल्टीमेटली आपका रोज़ा भी अच्छी तरह से गुजारेगा। तो लस्सी का इस्तेमाल किया जाए, दही का इस्तेमाल किया जाए। फिर रोटी की बात आती है। अब रोटी क्योंकि पाकिस्तान का स्टेपल फूड है, हम लोग बिल्कुल मना नहीं करते कि आपने रोटी का इस्तेमाल नहीं करना, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी खुराक है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, अब रोटी में हमारी गलती सबसे पहले क्या हो रही होती है, हम लोग प्योर गंदम का आटा इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। हम जो आटे हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहे होते हैं उसमें छान और चोकर के बगैर आटा इस्तेमाल हो रहा होता है या सफ़ेद आटे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो कोशिश करें छान और चोकर के साथ आटे का इस्तेमाल करें, जौ का आटा इस्तेमाल करें या गंदम का आटा इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा जी आप बताइए, जो कि अल्टीमेटली हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके साथ अंडे जो हैं उनको भी कम ऑयल में फ्राई किया जाए, बॉईल करके, या जो भी सालन आप इस्तेमाल करें रिक्वायर्ड पोर्शन में लिया जाए। ठीक है। अच्छा माला साहब ये भी कहिएगा कि रमज़ान में ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त एक बता दिया कि किस तरह से आपने कितने प्रोपोर्शन में किस चीज़ को कितना खाना है। जो लोग जिम कर रहे होते हैं, लड़के लड़कियां जिम करते हैं, अपनी वर्जिश वगैरह का उन्होंने रखना होता है, तो वो कई बार होता है कि रमज़ान में उनको लगता है कि गैप आ जाएगा या डाइट उस तरह से मैनेज नहीं हो सकती। तो अगर एक शख्स है जो जिम करता है, वर्जिश करता है और उसने अपना जो मसल है उस मसल लॉस में नहीं जाना, उसने मसल को सस्टेन करना है, तो ऐसी सूरत में प्रोटीन रिक्वायरमेंट किस तरह से, सहरी में क्या खाना चाहिए, रफ्तार में उसका प्रोटीन भी पूरा रहे और कार्ब्स भी पूरे रहे? अच्छा, इसमें क्योंकि इंडिविजुअल वाइज जो है वो डिफर कर रहा होता है, मैं एक ही इंडिविजुअल के बारे में इस तरह से नहीं बता सकती कि आपने ये वाला वर्कआउट के साथ लेना है, क्योंकि हर बंदे का वर्कआउट जो होता है वो उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट कर रहा होता है। कोई बहुत इंटेंस करें, कोई माइल्ड क्वांटिटी। जनरली देखा जाए तो जो डाइट वो अपनी आम नॉर्मल डेज में ले रहे हैं उसी डाइट को वो सहरी और इफ्तारी में एडजस्ट कर लें। कुछ पोर्शन सहरी में ले जाएं और कुछ पोर्शन इफ्तारी में ले जाएं, तो थ्रू आउट रमज़ान वो अपने वर्कआउट के साथ
उसको सस्टेन कर लेंगे, लेकिन एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो है वो हम बेहतर है कि हम उस इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें कि उसको कितनी खुराक की ज़रूरत है। लेकिन एक जनरल मशवरा यही है कि अगर बहुत सारे लोग जो जिम्स कर रहे हैं वो इसी तरह से अपनी क्वांटिटीज़ को जो है वो इफ्तार और सहर में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, और बीच में एक डिनर का टाइम भी वो रख सकते हैं, तो वो उनके 3 मील्स बन जाए, वो डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और इफ्तार में जो तली हुई चीज़ें और ये चिकनाई से भरपूर चीज़ें होती हैं, समोसे, कचौरियाँ, ये सब कुछ, इसका बताइएगा कि ये, क्योंकि इस पर भी हाथ साफ करते हैं, लाहौरी तो बिलखुसूस बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, तो ये सेहत के हवाले से बताएं कि ये सेहत के हवाले से देखें, कोलेस्ट्रॉल का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मसला रहता है, और जैसे बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं किसी को मना नहीं करती हूँ उन चीज़ों को खाने से, ज़रूर आपको पकोड़े समोसों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि रमज़ान है, एक हमारी कल्चर में पकोड़ा कल्चर सेट हुआ हुआ, एक वाइब बनी हुई है, मेहमान आते हैं, हम कहीं अफ्तारियों पर जा रहे हैं, सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ हम लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन अगेन क्वांटिटी पे इधर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुकिंग मेथड्स पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग अगर ये चीज़ें बना रहे हैं तो सबसे पहले हम उनको बना किस तरह से रहे हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस पकोड़े हैं, आम घरों में हर घर में बन रहे होते हैं, हम अगर उसका थोड़ा सा कुकिंग मेथड चेंज कर लें, वो कैसे कि अगर हम उसमें बेसन की क्वांटिटी जो हम ऐड ऑन करें वो कम कर लें, एक तो वो कार्ब्स हैं, दूसरा क्या है, बेसन कम करने से क्या होगा कि वो ऑयल जिसमें आप फ्राई कर रहे हैं वो बेसन नहीं एब्जॉर्ब करना होता है अपने अंदर, तो वो कम ऑयल एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही वो कम ऑयल एब्जॉर्ब करेगा तो फ्राइंग का तरीका जो कम हो जाएगा, और एक इंडिविजुअल अगर उसको इस्तेमाल कर रहा है तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट सब्जी से ज़्यादा जा रहे होंगे और ऑयल कम इस्तेमाल हुआ होगा उसमें। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, अगर कोई भी फ्राइंग की चीज़ें इस्तेमाल करें, स्पेसिफिकली पकोड़े, उसमें ये ज़रूर ऐड ऑन करें। अच्छा, इसके साथ साथ डिफरेंट चीज़ें, जैसे आजकल तो एयर फ्राइड या डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अगेन अगर आपको फ्राइंग में ही इस्तेमाल करनी है तो पोर्शंस को जो है वो अपने वेट के अकॉर्डिंगली जो है वो मैनेज कर लें। फॉर इंस्टेंस एक नॉर्मल बंदा जो है वो कोशिश करे कि 1 से 2 पकौड़ों का इस्तेमाल कर ले, 1 से 2 समोसों का इस्तेमाल, मिनी समोसास की बात कर रही हूँ उनका इस्तेमाल कर ले, फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जैसे आप स्टार्ट में बात कर रहे थे फाइबर की, हम सब लोगों को पता तो है कि फाइबर है क्या, लेकिन वो मिलता कहाँ से है ये नहीं समझ आता, कि जिसमें बात की कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है। तो फलों से हमें फाइबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल रहा होता है। वो फल जैसे कि सेब है जो कि हम छिलके के साथ कंज्यूम कर सकते हैं, उन फलों का इस्तेमाल आप अपनी इफ्तारी में ज़रूर करें, क्योंकि फाइबर जैसे हमारी बॉडी में जाता है ये कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ बाइंड करता है और हमारी बॉडी से रिमूव आउट करवा देता है। सो बैड कोलेस्ट्रॉल जब हमारी बॉडी से बाहर चला जाएगा वो अल्टीमेटली हमें प्रिवेंट कर रहा होगा। फलों में आप लोग सेब का इस्तेमाल ज़रूर करें, केले का करें, अनार का करें, डिफरेंट स्ट्रॉबेरी आजकल आई हुई है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डिफरेंट फ्रूट्स हैं हमारे पास जिसका एक बाउल आप इस्तेमाल करें, कोशिश करें उसमें क्रीम ऐड ऑन ना करें, उसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें ऐसी ऐड ऑन ना करें जो अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल या फ्रूट की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको ख़त्म कर दें। इसी के साथ साथ हमारे पास सब्जियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पत्ते, पालक अवेलेबल है हमारे पास, और डिफरेंट किस्म की सब्जियां, उसके अंदर भी हमारा न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत अच्छा होता है, उनका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। दही का इस्तेमाल कहीं ना कहीं सहरी और इफ्तारी दोनों जगहों पर ज़रूर करें, क्योंकि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स हैं जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। यकीन तौर पर हमारा ने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में बताया कि, और वाक़ईतन दही तो आपको हाइड्रेटेड भी रख लेती है, ऑब्वियसली प्रोबायोटिक फैक्टर है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को तेज़ाबियत का मसला रहता है या वैसे हाजमे का मसला रहता है तो उनको दही का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो सेहतमंद भी रहें।